गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस क्राइटेरिया की, जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो वो क्या क्राइटेरिया है एनालिसिस का जो कि हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए, इस बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे एनालिसिस क्राइटेरिया को यहाँ पर लिखूंगा और उनके बारे में बात करूँगा। और फिर हम जब जाएंगे अपने एक एक करके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे। बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत तरह के हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एनालिसिस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना। और यहाँ पर पहले क्राइटेरिया की बात मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और पहला क्राइटेरिया हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आप लोगों को इस पॉइंट पर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस कोर्स में ऑलरेडी बता दिया। जो भी बीच से देख रहा है वीडियो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। लेकिन यहाँ पर हम एनालिसिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को अगर मालूम है तो सुनो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कितनी जल्दी आपका एल्गोरिदम बड़े इनपुट के लिए रन होगा। अगर मैंने आपको 1,000,000 नंबर दे दिया और मैंने कहा यार इनको सॉर्ट करो, तो क्या करोगे आप? क्या आपका एल्गोरिदम सिर्फ 4 नंबर को सॉर्ट कर पा रहा है और 10 नंबरों को सॉर्ट करने में उसको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? या फिर क्या वो सिर्फ 100 नंबर सॉर्ट कर पा रहा है और 1000 नंबर्स को सॉर्ट करने में उसको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? तो अगर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं ना आपके एल्गोरिदम को, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेकार है। और हमने यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, इस बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। अगर मान लो एक एल्गोरिदम है, वो है बिग O ऑफ लेट अस से n, ठीक है, और मुझे एक दूसरा एल्गोरिदम मिल गया बिग O ऑफ log n। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसी भी एल्गोरिदम की। मान लो n² n log n, ठीक है, तो n log n इज बेटर देन n²। ठीक है, log n इज बेटर देन n, इस बारे में हमने बात करी थी आपके साथ। नोट्स में मैंने ग्राफ शेयर किया था, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था बहुत अच्छी तरह से। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ गई। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक क्राइटेरिया होता है। मेरे पास 2 सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, मुझसे कोई पूछेगा इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एज एन एनालिसिस क्राइटेरिया ज़रूर रखूँगा। ठीक है, तो पहला तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर क्या है। दूसरा है हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी मैंने बात की थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लिखता हूँ। क्या है ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या आपका एल्गोरिदम बड़े इनपुट के लिए बहुत सारी स्पेस ले रहा है। अगर ले रहा है तो दैट्स नॉट गुड। अगर मतलब उसकी जो स्पेस यूसेज है वो इनपुट के साथ ग्रो कर रही है, नॉट अ गुड थिंग। बट अगर वो टाइम बचा रहा है ये करके, तो मे बी कुछ लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरा क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर बात आती है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। क्या है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम? तो देखो, अगर आपका जो एल्गोरिदम है वो कांस्टेंट मेमोरी यूज़ कर रहा है, यानी कि चाहे उसको पकड़ा दिया जाए एरे 9 साइज़ का, चाहे 9K साइज़ का, वो मेमोरी अगर कांस्टेंट यूज़ कर रहा है तो उसे कहते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। लेकिन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में ऐसा होता कैसे है, ये संभव कैसे हो पाता है? जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो मोस्टली रीअरेंजिंग करके काम करते हैं। यानी कि अगर मुझे एक एरे दिया है और साइज़ 3, मान लो मुझे यहाँ पर 1, 8 और 3, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स दिए हैं और मुझसे कह दे कोई कि यार इनको करो सॉर्ट, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यार इन दोनों में से अगर कोई अपनी पोजीशन में नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दो, या फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई पोजीशन में नहीं है तो रिप्लेस कर दो। ऐसा मैं 2-4 बार करूँ, जैसे कि बबल सॉर्ट में होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। बट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, एक दूसरा ऑक्सिलरी एरे नहीं बना रहा हूँ, या किसी भी तरह की दूसरी ऐसी कोई स्टोरेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि ग्रो कर रही है साइज़ के साथ, कांस्टेंट मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास 9 साइज़ का एरे है या 9K साइज़ का एरे है, तो वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम मेरा कहलाएगा। और अगर जो मेमोरी यूसेज है वो साइज़ के साथ ग्रो कर रहा है तो दैट इज़ नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले बता दूं, अगर आपको ना ये सब चीज़ें बोरिंग लग रही हैं, आपको लग रहा है कि यार सीधे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट बताओ ना, ये सब क्या बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये टर्मिनोलॉजीज आपका इंटरव्यू यूज़ करेगा आपके साथ, और फिर आप मेरे पास आओगे, बोलोगे यार ये क्या है, उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या ये इन प्लेस है या नहीं है, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है या नहीं है, क्या ये स्टेबल एल्गोरिदम है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आप एक एरे को सॉर्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप एक एरे को सॉर्ट कर रहे हो तो क्या जो इनपुट एरे है उसमें जो एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर है, वो आपके आउटपुट में भी सेम है या नहीं है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैं फिर से समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा 6, मैंने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा फिर से 6, और मैं कहता हूँ कि इसको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह से सॉर्ट होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में? 1, फिर उसके बाद 2, फिर 6, फिर 6, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप कहोगे इस वाले 6 को पहले लिख लो या इस वाले 6 को पहले लिख लो, बात तो वही है ना, 6 तो 6 है। लेकिन अगर आप एक स्टेबल एल्गोरिदम की बात करते हो तो जो 6 यहां पहले आ रहा था, अगर वही 6 यहां पहले आ रहा है तो ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अगर 6 की पोजीशन इंटरचेंज हो जा रही है तो ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उतना अच्छा समझ में आपको आया नहीं होगा। मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि एक स्टोर में खड़े हुए हैं और इनको भिंडी की सब्जी खरीदना है, क्योंकि इनकी मम्मी ने इनको भिंडी लाने के लिए घर से बाहर निकाला है, ठीक है। अब ये लोग भिंडी लेकर ही जाएंगे। इनमें से कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के CEO जैसी पोजिशंस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रैंक है, इन सब की रैंक जो है वो कुछ इस तरह से है। इसकी रैंक मान लो 1 है, इसकी रैंक मान लो 3 है, ये रैंक 8 का ऑफिसर है, ये रैंक 7 का ऑफिसर है, ये भी किसी और कंपनी में रैंक 1 का ऑफिसर है, और ये जो है यहाँ पर रैंक 2 का ऑफिसर है मान लो, ठीक है। अब जो स्टोर का मालिक है उसने कहा कि यार जो रैंक 1 का ऑफिसर है उसको पहले भिंडी की सब्ज़ी दे के भेजना है, क्योंकि इज्जत की बात है, बड़ा आदमी है वो, तो जो VIP आदमी है उसको हम पहले सर्व करेंगे, ठीक है। और जितनी अच्छी रैंक हो जिसकी, उसको पहले भिंडी की सब्ज़ी देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस एरे को सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। मान लो इसका नाम है, इन सब का नाम होगा, ऑब्वियसली इनका नाम होगा, और इनका थोड़ा सा अजीब सा नाम मैं रख रहा हूँ, इनका नाम मैं ABCD रख रहा हूँ, ठीक है। A फॉर इनका नाम अभिषेक है मान लो, B से इसका नाम मान लो बख्शी है, ठीक है, इसका नाम चंदन है, ठीक है, इसका नाम देव है। E फॉर कोई नाम यार मुझे बताओ, इसका नाम मान लो एल्विश है, और इसका नाम मान लो फैज़ान है, ठीक है। ABCDEF ये इनके नाम है, मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब आप बताओ मुझे कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले दुकान में भिंडी की सब्ज़ी लेने के लिए ये आया था, ठीक है, A आया था, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, फिर E आया, फिर F आया। अब क्या होगा कि इनको जब सॉर्ट किया जाएगा, स्टोर के मालिक ने आदेश दिया एक अपने मान लो असिस्टेंट को कि तुम जाओ, ये असिस्टेंट है मान लो, इसको बोला कि तुम जाओ और क्या करो कि इनको सॉर्ट कर दो इनकी रैंक के हिसाब से। अब मान लो सॉर्ट करने के बाद एक नया एरे बनेगा, वो क्या बनेगा, सबसे अच्छी रैंक किसकी है, A की है, तो A यहीं पर रहेगा क्योंकि 1 है। फिर उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये 1 है, वापस से ये वाला लूँगा दूसरा, तो E आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वाला आएगा F, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद 3 वाला आएगा B, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 7 वाला आएगा D, फिर आएगा C। तो इस ऑर्डर में इनको सर्व किया जाएगा। सबसे पहले इसको भिंडी दी जाएगी, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। अच्छा, रैंक के हिसाब से ही तो सॉर्ट करना था। A की जगह अगर हम लोग E को पहले ले आते तब भी तो बात वही होती, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो स्टोर का मालिक है वो ये चाहेगा जो अगर रैंक सेम है तो जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाए, ठीक है। तो ऑर्डर देखो, यहाँ पर जो इनपुट एरे में इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, पहले A आ रहा था फिर E आ रहा था, वही ऑर्डर इक्वल एलिमेंट का सॉर्टेड एरे में भी है, पहले A आ रहा है फिर E आ रहा है। इसलिए ये एल्गोरिदम जिसने भी सॉर्ट किया है, मान लो हमने एक एल्गो 1 नाम के एल्गोरिदम से सॉर्ट किया है इसको, तो एल्गो 1 जो है, एल्गो 1
इज अ स्टेबल एल्गोरिदम, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम इसको बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से क्विक रिकैप। ठीक है, क्विक रिकैप ये कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स थे और वो जो एलिमेंट्स थे उनके हिसाब से हमें इन लोगों को सॉर्ट करना था। हमने क्या किया, कुछ इस तरह से सॉर्टिंग करी कि जो यहाँ पर जो इंसान पहले आया है, अगर मान लो दो लोगों की रैंक सेम है तो उनका ऑर्डर सेम रहेगा इनपुट और आउटपुट में। तो ये इनपुट एरे है मेरा, ये मेरा आउटपुट एरे है। ठीक है, इनपुट एरे इनफैक्ट ये है। ठीक है, किसी को भी मान लो मुझे इसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है इन लोगों की, तो मैंने इनको इस हिसाब से खड़ा कर दिया, पहले ए को, फिर ई को, फिर एफ को, फिर बी को, फिर डी को, फिर सी को। तो सबसे बेकार रैंक जिसकी है वो सबसे पीछे जाएगा, जिसकी सबसे अच्छी रैंक है वो सबसे आगे रहेगा। और अगर किसी भी दो लोगों की रैंक सेम है तो वो उनका जो ऑर्डर पुराने वाले एरिया में था वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा। अगर ये गूगल का सीईओ है या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है तो ऐसा नहीं है कि भाई ये भी तो रैंक वन है, ये भी तो सीईओ ही है तो इसको आगे कर दिया। नहीं भाई, ये पीछे था इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको आगे रखेंगे। तो इस तरह की सॉर्टिंग जब हमें करनी है, ये एक यूज़ केस था बाय द वे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि कहाँ हम एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज़ करना चाहेंगे। ये एक यूज़ केस था, ये एक एग्जाम्पल था, ये एक कोड विद वेरी स्पेशल एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो है एग्जाम्पल आप लोगों को लेके दिखाया। ठीक है, आई होप कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आगे भी लेता रहूँगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब तो आप स्टेबिलिटी को समझ गए ना कि जो ऑर्डर है वो उसको मेंटेन करना है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ना, इस 6 को कलर कर दूंगा रेड से और इस वाले 6 को कलर कर दूंगा ब्लू से। ठीक है, इसको ब्लू से कलर कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन है हमारा, ठीक है, अगर हमारा जो ऑर्डर है वो मेंटेन है तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डर हमारा मेंटेन है तो इसका मतलब ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेबल सॉर्टिंग एल्गो लिखूँगा तो ऐसा रिजल्ट मुझे मिलेगा हर बार जब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम सेम जो वैल्यूज़ हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन करता है, उसी ऑर्डर को रिटेन करके रखता है आउटपुट एरे में भी। ठीक है, तो जो ऑर्डर इनपुट एरे में था वही ऑर्डर आउटपुट एरे में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाने के लिए, इनपुट एरे और ये है आउटपुट एरे। ठीक है, चौथे क्राइटेरिया की बात करते हैं। चौथा एनालिसिस क्राइटेरिया क्या है सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यहाँ पर एनालाइज करने के लिए? क्या है चौथा क्राइटेरिया? चौथा क्राइटेरिया है इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसे लिख रहा हूँ, सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंटरनट नहीं, इंटरनल, इंटरनल भाई, इंटरनल एल लगाना है यहाँ पर, इंटरनल। ठीक है, ये एक्सटर्नल, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है? इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि सारे डेटा को मेमोरी में लोड करता है। ऑल द डेटा इज लोडेड इनटू द मेमोरी। ठीक है, इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो जो सारा का सारा डेटा है वो मेमोरी में लोड होता है। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में क्या होता है? एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में ऑल द डेटा इज नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी, ऑल द डेटा इज नॉट लोडेड, ठीक है, इनटू द मेमोरी। तो ये डिफरेंस है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी रैम होती है। ठीक है, और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सारा का सारा डेटा है वो एक साथ लोड हो जाता है रैम में और उस पर काम किया जाता है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है? वो रीड करता है, एक एक करके डिस्क से रीड कर सकता है, आपकी हार्ड ड्राइव से या फिर डेटाबेस से रीड कर सकता है, एक साथ सारे डेटा को मेमोरी में नहीं लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 5वां जो क्राइटेरिया है हमारा वो है अडैप्टिव। क्या वो अडैप्टिव है? अच्छा, अडैप्टिव का वैसे मतलब क्या होता है? ये शब्द सुन के क्या आपके दिमाग में आ रहा है? अडैप्टिव सुन के कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि यार अनुकूल, कहीं पर भी जाके सर्दी में भी रह सकता है, गर्मी में भी रह सकता है। मतलब अडैप्टिव है कि यार किसी भी स्थिति में उसको रख दो वो अपने आप को अडैप्ट कर लेता है। कि यार किसी ने परेशान किया अगर आज उसको, 4 दिन के बाद वो अपने आप को ऐसे अडैप्ट कर लेगा कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर वो सॉर्ट हो चुका है एल्गोरिदम, ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा टेक्स लेस टाइम।
कि यार अगर हमको कोई ऐसा इनपुट डेटा मिलता है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, जैसे मान लो मुझे एक एरे दे दिया जाए वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर मैं एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे को इस एल्गो से पास कराता हूँ तो रिलेटिवली ये मुझे कुछ एडवांटेज देगा, ये जल्दी सॉर्ट कर देगा एक ऐसे एरे को जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो एडाप्टिव जो है ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम्स को बोलते हैं जो कि ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा वीडियो को, मुझे पता है थोड़ा सा थ्योरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वरना मैं इसको स्किप ही कर देता, मैं इसको स्किप कर ही नहीं सकता था, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, 6 वाला, ये तो आपको आ ही जाएगा। रिकर्सिव मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉन रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स ऐसे ही लिख देता हूँ। और अगर रिकर्सिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिकर्सिव इफ़ इट यूजेस रिकर्शन, और मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ रिकर्शन के बारे में, और आपको आता ही है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे सी लैंग्वेज का आप कोर्स देख सकते हो, 15 घंटे वाला, नोट्स के साथ है, एकदम सही से बता रखा है मैंने रिकर्शन उसमें, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं उसमें। तो आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहीं के वहीं कोर्स के साथ होते हैं। अगर आपको रिविजन करना है सिर्फ थ्योरी का तो ऑलवेज टाइम स्टैम्पिंग में करके रखता हूँ वीडियो की, आप स्किप कर सकते हो सिर्फ चैप्टर में, बट अगर आप एक बिगिनर हो, ढंग से सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं मैंने, उनको ज़रूर करना। एक दिन बाद एग्ज़ाम है अगर, तो हाँ मैं आप लोगों के एक्सक्यूज़ को सुन लूँगा कि यार मेरे पास 3 घंटे हैं और मुझे रिवाइज़ करना है, कल मेरा पेपर है, तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ वहाँ पर। मैं कहूँगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना प्रैक्टिस सेट, अभी जो है मार्क्स सुरक्षित कर लो, बाद में फिर प्रैक्टिस सुरक्षित करना, ठीक है। सो ये 6 क्राइटेरिया हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 6 क्राइटेरिया हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया टू एनालाइज सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया के आधार पर हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमको कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, और मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को सारा क्राइटेरिया समझा दिया। एक एक करके रिवीजन कराता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि यार कितना समय ले रहा है, अगर कोई कम समय ले रहा है ग्रोइंग इनपुट के लिए, दैट इज़ बेटर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम स्पेस ले रहा है, अगर ग्रो नहीं कर रही है स्पेस, दैट इज़ गुड। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या है, हमने बात करी थी, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा बड़े इनपुट के लिए। स्टेबिलिटी की बात की थी, जो इनपुट एरे में इक्वल वैल्यूज़ हैं उनको रिटेन करेगा। तो अगर लाल वाला 6 पहले है, ब्लू वाला 6 बाद में है, तो सेम जो आउटपुट एरे में है वो हमको ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि ये नंबर्स हैं, बट अगर किसी इंसान से एसोसिएटेड होते ये नंबर तो वो 2 इंसान अलग अलग होते, तो हम चाहेंगे कि सेम इंसान दिखे हमें सॉर्टेड एरे में भी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है तो रेड वाला आपको पहले देखने को मिलेगा, जिस तरह से वो इनपुट एरे में था, ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा ये इनपुट आउटपुट में, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सारा डेटा मेमोरी में लोड होता है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सारा डेटा मेमोरी में लोड नहीं होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क डेटाबेस से आप उठा सकते हो। अडैप्टिव क्या है ये अडैप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम कि यार अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एल्गोरिदम है, ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है, तो उस पर एल्गोरिदम आपको स्पेशल एडवांटेज देगा, ठीक है। रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव की बात करते हैं, अगर रिकर्शन यूज़ हो रहा है तो रिकर्सिव, वरना रिकर्सिव नहीं है, वो एक नॉन रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्राइटेरिया समझ में आ गया सबको। आगे हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को देख रहे होंगे, एक एक करके समझ रहे होंगे कि किस तरह से काम करते हैं ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। अगर आप लोगों ने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना, और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ यार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।